दिनेश एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। हालांकि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बड़े नाजों से पाला था। उसके पिता की एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। वहाँ के 14 घंटे बहुत मेहनत करते और अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाने की कोशिश करते। हालांकि दिनेश के पिता अपने परिवार को एक सुखमय जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पाते थे। दिनेश ने जब अपना स्कूल पास किया तब उसे 60% मिले थे, परंतु उसकी इच्छा एक इंजीनियर बनने की थी। परसेंटेज बहुत अधिक न होने की वजह से अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं चुन सकता था जिसमें वो पढ़ना चाहता था। पर उसकी जगह दिनेश ने एक बैचलर डिग्री कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और एक कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली। दिनेश के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया था और उधर उसके पिता निरंतर अपनी साइकिल की दुकान पे काम किया करते ताकि उन्हें दिनेश के ऊपर किसी चीज के लिए निर्भर ना रहना पड़े। दिनेश की नौकरी पक्की होने के बाद दिनेश के माता पिता चाहते हैं कि वो अब शादी कर ले। जल्द ही उसकी शादी उसी ही शहर की एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद दिनेश का प्रमोशन भी हो जाता है। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। समय के साथ साथ दिनेश की आमदनी भी बढ़ जाती है और वो अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाता है और आलीशान तरीके से रहने लगता है। उसने एक नया घर, एक नई कार खरीद ली। उनमें से कई चीजें अनावश्यक थी। कंपनी की ओर से दिनेश को कार मिली थी, फिर भी उसने एक नई कार ली। इसी बीच दिनेश के घर में एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। अपने 6-7 वर्षों के असाधारण जीवन काल में दिनेश ने ना तो घरेलू खर्चों का प्रबंधन कर पा रहा था और ना ही बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरी चीजों के लिए भुगतान कर पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि दिनेश के पिता अचानक बीमार पड़ गए। परिणाम स्वरूप वो साइकिल रिपेयरिंग की दुकान पे अपना काम जारी ना रख सके। बेटा दिनेश, बीमारी के वजह से मैं काम पर नहीं जा सकता हूँ। घर के हालात बहुत खराब है। क्या तुम मुझे इलाज और घर के अन्य खर्च के लिए कुछ पैसों की मदद कर सकते हो? दिनेश, जो पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, झुंझलाकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, एक तो मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है और आप मुझे पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। और हाँ, मुझे ज़रा एक बात बताओ, आपने कभी मेरा दाखिला बड़े स्कूल में नहीं कराया, कभी मुझे महंगे कपड़े नहीं दिलाए, ना कभी मेरा पसंदीदा खाना खिलाया। मैं कभी भी अलग अलग प्रकार के खाने का स्वाद नहीं ले पाया। जब मेरे मार्क्स कम आए तो आपके पास मुझे प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। ये सब से निपटने के लिए मुझे कई साल लग गए और आज मैं फिर से आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, तो आप मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर बोझ बन रहे हैं। कृपया आप मुझसे किसी मदद की उम्मीद ना करें और मेरे पास दोबारा ना आए। बेटे के ऐसे वचन सुनकर माता पिता का मन तरतर हो गया। कुछ दिनों बाद दिनेश अपने ऑफिस से किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। अपना काम खत्म करके उसने सोचा कि थोड़ा सैर सपाटा कर लिया जाए। तभी उसकी नजर एक 13 से 14 साल के बच्चे पर पड़ती है। बाबूजी, बाबूजी, मेरे पास से कुछ खरीद लीजिए ना, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बेटा, तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ने की है, तो फिर तुम वो छोड़कर ये खिलौने क्यों बेच रहे हो? बाबूजी, 1 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और उसमें उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। अब वो काम नहीं कर सकते। मेरी माँ कुछ घरों में नौकरानी का काम करती है। ये खिलौने बेचकर मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ। सुबह को मैं स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ और रात में पढ़ाई करता हूँ। दिनेश उस बच्चे से कुछ खिलौने खरीद लेता है। उस बच्चे ने जो भी कहा उस बारे में दिनेश सोचने लगता है और महसूस करता है कि उसने अपने माता पिता के साथ किस प्रकार गलत व्यवहार किया।
वो एक छोटा सा बच्चा दिनेश को जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा गया था। इतनी छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता की मदद कर रहा है और मैं अपने माता पिता के कठिन समय में उनकी मदद करने की बजाय उनकी अपेक्षा कर रहा हूँ। उनसे जो भी बन पाता वो सब उन्होंने मेरे लिए किया। दिनेश को अपने गलती का एहसास होता है, तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचकर अपने किए की माफी मांगता है और आगे हमेशा अपने साथ खुश रखता है और उनकी सेवा करता है। सम्मान प्यार की नींव है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की देखभाल करें जब हम बड़े और परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत साल पहले की बात है। तुलाराम नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति संगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन यह धन उसके खुद की मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ साल पहले तुलाराम के पिता का देहांत हो गया और वो उसके लिए बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए। तुलाराम को किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सभी थे। लेकिन तुलाराम एक बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। वह अपने छोटे से छोटे काम भी नौकरों से करवाता था। दिन ब दिन उसका आलस बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगता कि मेरे पास तो इतना धन, जमीन जायदाद है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। धन से मैं तो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखकर वो दिन भर कहता और सोता रहता और उसकी यही सोच उसके लिए उसके परेशानी का सबब बनने लगी। उसकी बेकार आदतों की वजह से उसका शरीर एकदम स्थूल हो गया, वजन बहुत बढ़ गया और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि उसे बिस्तर से उठना भी कठिन हो गया। अब वो बहुत परेशान रहने लगा और आखिरकार उसने शहर से डॉक्टरों को बुलाया और अपना इलाज करवाया, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। तुलाराम ने शहर के और बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, बहुत पैसा खर्च किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा व्यथित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक दिन उसका खास मित्र जयंतीलाल उसे घर पर मिलने आया। अरे तुलाराम, कहाँ हो भाई? बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे हालचाल पूछता चलूं। अब तुम तो मस्त आराम फरमा रहे हो। अरे काहे का आराम भैया, बीमार पड़ा हूँ। अब तो बिस्तर से हिला भी नहीं जाता। शरीर इतना शिथिल हो गया है। शहर से बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, परंतु तनिक भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी परेशानी का हल है हमारे पास। सुना है हमारे गांव की धर्मशाला में कुछ दिनों से कोई योगी महापुरुष ठहरे हुए हैं जो बहुत अच्छे वैद्य भी है। कई लोगों ने उनसे इलाज कराया और ठीक भी हो गए। दूर दूर के गांव से उनके पास लोग आ रहे हैं। मैं कल धर्मशाला जाकर तुम्हारे विषय में उनसे कहता हूँ। दूसरे ही दिन जयंतीलाल धर्मशाला पहुंच जाता है और उस योगी महात्मा को तुलाराम के विषय में सारी बातें बताता है और अपने साथ तुलाराम के यहाँ चलने के लिए कहता है, परंतु वह जयंतीलाल के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें उसे समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर जयंतीलाल तुलाराम के घर की ओर निकल पड़ता है और तुलाराम के यहाँ पहुँचता है। आओ आओ जयंतीलाल, ले आए वैद्य जी को साथ। तुलाराम, उन्होंने तुम्हारे यहाँ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इलाज कराना है तो तुम्हें उनके यहाँ जाना पड़ेगा और उनकी एक अजब सी शर्त भी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें वहाँ बिना किसी के सहायता से खुद चलकर आना होगा और वो जब तक तुम्हें बुलाएं तब तक तुम्हें आना पड़ेगा और उनकी कोई बात हल्के में ना ली जाए। देखो तुलाराम,
वो थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन तुम्हें उनके इलाज से जरूर फायदा होगा। जयंतीलाल के ये बातें सुनकर तुलाराम बहुत चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया कि वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, फिर वो वहाँ तक कैसे चल के जाएगा। लेकिन तुलाराम के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। अपनी पूरी हिम्मत जुटा के वो धीरे धीरे वैद्य जी के यहाँ निकल पड़ा और धर्मशाला पहुँच गया। परंतु पहुँच के तुलाराम को बड़ी निराशा हुई। वैद्य जी किसी काम से बाहर गए थे। तुलाराम दुखी मन से घर वापस आया और फिर दूसरे दिन हिम्मत जुटा के वैद्य जी से मिलने धर्मशाला पहुंच गया। वैद्य जी दूसरे दिन भी ना मिले और तुलाराम को अगले दिन बुलाया गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। तुलाराम रोज उनसे मिलने जाता और घर वापस आता और अब ये रोज की बात हो गई थी। होते होते 2 महीने गुजर गए और धीरे धीरे तुलाराम को महसूस हुआ कि उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उसका वजन काफी घट चुका है। उसके शरीर से कमजोरी गायब हो गई और वो अब फुर्ती से चल फिर सकता है। तुलाराम के जीवन में एक नई चेतना, नई उमंग भर जाती है और ऐसे ही अपने नित्य उपक्रम के अनुसार वह वैद्य जी से मिलने निकलने ही वाला होता है कि वैद्य जी खुद उसके द्वार पे खड़े होते हैं। तुलाराम उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो है। आगे बढ़ के तुलाराम उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है, गुरुजी, अब मुझे सारी बात समझ आ गई कि आप मुझसे क्यों नहीं मिलते थे। आप ऐसा ना करते तो शायद मुझ में इतना सुधार ना आ पाता। आपने मुझे जीवन का बहुमूल्य पाठ पढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।